नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मुद्रा जी के क्लासेज में। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ बहुत ही शानदार मज़ेदार क्लास। जैसा कि आप सबको पता है, आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, जिसने पूरे विश्व के हर कार्य क्षेत्र को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसमें हमारा शिक्षा जगत भी जुटा नहीं है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में हर क्लास के विद्यार्थी को अपूरणीय क्षति हुई है, हानि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं विनोद कुमार आप अपनी तरफ से एक छोटा सा प्रयास लेकर उपस्थित हुआ हूँ भूगोल विषय के रूप में, जो कि एक अवधारणा का विषय है, ताकि आप घर पर रहकर बड़े तरीके से पढ़ सकें और जो आपको इतने लंबे टाइम से जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसका पूरी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ हिस्सा है जो मैं आपको उसकी भरपाई कर सकूं, ताकि आप घर पे रह के भूगोल विषय से संबंधित है जो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। लेकिन भैया आप लोगों से मुझे थोड़ी शिकायत है, आप लोग हैं जो केवल मेरी जो नियमित क्लासेस चल रही है केवल आप स्वयं ही उसका आनंद ले रहे हैं, अन्य जो ज़रूरतमंद विद्यार्थी है उनको आप इसका शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें भी पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो भी क्या करें, इस समय घर पे बैठे हैं तो उसको आनंद ले सके, बढ़िया तरीके से पढ़ सके और अपने शिक्षा के स्तर को सुधार सके। और मैंने आपको ये विश्व की प्रमुख जनजातियों वाला पार्ट फर्स्ट है जो पहले हल करवा दिया था, पार्ट सेकंड की आज हम बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको वो प्रश्न हल करवा रहा हूँ जो तो या तो वो पहले परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं या आगामी परीक्षाओं के अंदर आपसे पूछे जाएंगे, मतलब बार बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आप बढ़िया तरीके से इसको समझिए। फिर भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत आती है, किसी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, तो आप बेहिचक बिना किसी परेशानी के आप मुझे पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए। चलिए इस क्लास का आनंद लेते हैं, बड़े तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 2 की एक पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ लिया था, पार्ट 2 आज चल रहे हैं, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ पार्ट 2। तो देखिए इसके अंदर जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम बात कर रहे हैं जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन का जो है, इन क्वेश्चन के अंदर ये आपको आपके जो प्राप्तांक बढ़ाने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे भाई। तो ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है इसको बढ़िया तरीके से समझिए। और हाँ, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो सबसे पहले पुरानी जो क्लासें हैं उन क्लासों को देखिए, उन क्लासों का आनंद लीजिए, उसके बाद में इन प्रश्नों को हल कीजिए, क्योंकि अगर वो सीधे ही आकर इन प्रश्नों को हल करेगा तो उससे प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पहले जाके अपनी पुरानी क्लासेस देखनी है, उन क्लासों का आनंद लेना है और उसके बाद में इस प्रश्न को हल कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा भाई। आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने पढ़ाई की है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 भील पुरुषों के वस्त्र बताइए, और प्रश्न नंबर 2 भी देखिए, आतोआत भील स्त्रियों के वस्त्र बताइए। तो ये हमने जो भील जनजाति वाला चैप्टर पढ़ा था, जो टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको दोनों के वस्त्र के बारे में जानकारी दी थी। तो भील पुरुष और स्त्रियों के वस्त्र आमतौर पर अपने जैसे होते हैं। पुरुष कमीज, धोती, साफा, पैंट शर्ट पहनते हैं, स्त्रियाँ घाघरा, कांचली और लुगड़ी पहनती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फलाव व पाल किसे कहते हैं। तो देखिए जो छोटे गाँवों के समूह हैं, अब बहुत से विद्यार्थी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं वो सीधा क्या लिख देते हैं, छोटे गाँव के समूह को फलाव और बड़े गाँव के समूह को पाल कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे गाँव किनके छोटे गाँव, क्योंकि हमने 4 जनजातियाँ पढ़ी है, तो भीलों के छोटे गाँव को समूह को फला और बड़े भीलों के बड़े गाँव के समूह को पाल कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो परीक्षा के अंदर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है दापा क्या है। दापा क्या है, तो दापा क्या है, दापा है जो भील जनजातियों के अंदर जो शादी विवाह से संबंधित एक रस्म है, रस्म कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसके अंदर जो विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर आती है। सबसे पहले जो रिश्ता लेकर कौन आता है, वर पक्ष आता है, कन्या पक्ष नहीं जाता है, ठीक है भाई। वर पक्ष की तरफ से विवाह प्रस्ताव लेके आता है, और विवाह प्रस्ताव के बाद में जो वर का पिता होता है, कौन, वर का पिता, वो मूल्य देता है किसका, कन्या का। किसको देता है, कन्या के पिता को। समझ में आ रहा है आपको, वर का पिता कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है। इस प्रकार की प्रथा को क्या कहा जाता है, दापा कहा जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 5, गोल गादेड़ो क्या है। तो देखिए गोल गादेड़ो के अंदर मैंने आपको ये बताया था पहले जब अपनी क्लास हुई थी कि गोल गादेड़ो एक प्रथा है जिसमें कोई भी युवक सूरवीरता साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती चुनने का अधिकार पाता है। शादी करने के लिए युवती चुनने का अधिकार पाता है। कोई भी युवक शूरवीरता दिखा सकता है, साहस दिखा सकता है और अपने मनपसंद की युवती से शादी कर सकता है, बताया था मैंने आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, बेणेश्वर मेला। देखिए कौन से मेले की बात करें, बेणेश्वर मेला। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि आपके लिए भी और बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है। देखिए जनजाति का नाम पूछ रहा है तो कौन सी जनजाति से संबंधित है, बेणेश्वर मेला भील जनजाति से संबंधित है भाई। अच्छा इसमें दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ लगता है, सोम माही जाखम नदियों का जो त्रिवेणी है, मतलब 3 नदियाँ जहाँ मिलती है वो उसका क्या होता है, त्रिवेणी होता है। तो सोम माही जाखम इन तीनों नदियों का त्रिवेणी कहाँ है, भी डूंगरपुर में है भाई। कहाँ है, डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर में ये लगता है और ये भीलों का भील जनजाति से संबंधित है। और अब आपसे पूछा जाए कि ये कब लगता है तो इसका आंसर देंगे आप जनवरी फरवरी माह में लगता है भाई। ठीक है चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, भीलों का रणघोष क्या है। भीलों का रणघोष तो बताया था मैंने आपको, भीलों का रणघोष है क्या, फाइरे फाइरे। क्या है भीलों का रणघोष, फाइरे फाइरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, गमेती। गमेती किसे कहते हैं, गमेती किसे कहते हैं। तो देखिए हर जब भी मैंने बार बार आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाए हैं, आपसे ये क्वेश्चन हल करवाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन एक आध प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं ताकि मैं ये जान सकूं कि आपका स्तर क्या है। ठीक है तो आप वास्तव में मेरे से जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, परीक्षा जो प्रश्नों का आनंद है ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो ये जो प्रश्न नंबर 8 है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि गमेती किसे कहते हैं। क्या है गमेती, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी गाँव का नाम है या क्या है। आपको इसका आंसर देंगे कि गमेती क्या है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है और बाकी फिर इसके संबंधित है जो जानकारी मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा। आंसर मैं इसका आंसर आपको अगली क्लास में और बता दूंगा अगर किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो पिछली ही जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने सबसे फर्स्ट लाइन में सबसे फर्स्ट टॉपिक यही बताया था कि विश्व की सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, गोंड भाई। कौन सा है, गोंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, गोंड अपने आप को क्या कहते हैं। ये अपने आप को क्या कहते हैं तो बताया था मैंने आपको, गोंड अपने आप को क्या कहते हैं, कोईटूर या कोल। गोंड अपने आप को क्या कहते हैं, कोईटूर या कोल कहते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बताना आपको। अब गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है ये मैंने आपको बढ़िया तरीके से मानचित्र की सहायता से बताया है। तो गोंड जनजाति से संबंधित बताया था मैंने आपको कि सतपुड़ा, एक बार फिर से बता देता हूँ, सतपुड़ा पहाड़ी में, मेकाल श्रेणी में, सोन देवगढ़ उच्च भूमि में, बस्तर के पठार में, गड़जत की पहाड़ियों में। ये तो हो गया किसी भौतिक स्थिति के आधार पर। राज्यों के आधार पर भी बताया था मैंने। तो राज्यों के आधार पर बात करें हम तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना में ये निवास करते हैं भाई। ठीक है याद आया होगा आपको कुछ। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12, दीपाकर्षी। देखिए इसको मोस्ट कर लीजिए। इसमें से जो प्रश्न है वो किस प्रकार से परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है कि दीपाकर्षी और पेंडाकर्षी में अंतर बताइए। तो पेंडाकर्षी तो क्या होती है, पेंडाकर्षी मध्य प्रदेश के बस्तर में की जाती है सीढ़ीदार खेत बनाकर। और दीपाकर्षी की अगर बात करते हैं तो दीपाकर्षी है जो क्या होती है, स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। देखिए पेंडाकर्षी और दीपाकर्षी स्थानांतरित कृषि का ही रूप है, स्थानांतरित कृषि का ही प्रकार है। और तो दीपाकर्षी में एक बार खेती करने के बाद 3 से 4 साल के लिए क्या कर देती है, उसको परत छोड़ देते हैं ताकि उसमें उर्वरा शक्ति का निर्माण हो सके। ठीक है भाई। तो बस केवल फ़र्क इतना है कि इनको जैसे पेंडाकर्षी है, जूमिंग कृषि है, कहीं पे इसको वालरा कृषि, कहीं पे मतलब अन्य स्थानों के अनुसार इसका अन्य अन्य नाम से जाना जाता है। बाकी है ये किसका रूप, स्थानांतरित कृषि का ही रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। गोंड जनजाति के औजार बताने हैं। तो बिल्कुल इसमें आपको किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है। वो के वही औजार हैं जो अपने हैं, क्या, फालिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी, तीर के नोक। ठीक है इस प्रकार के इनके गोंड जनजाति क्या है, औजार है।
चलिए प्रश्न नंबर 14, गौंड जनजाति में किस विवाह है, गौंड जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है, गौंड जनजाति में कौन कौन से विवाह है जो प्रचलित किए जाते हैं सॉरी। तो देखिए गौंड जनजाति में एक तो होता है हरण विवाह, एक होता है सेवा विवाह, एक होता है विनिमय विवाह, एक होता है विधवा विवाह, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये 4 से 5 प्रकार के विवाह इनमें प्रचलित है, इनको आपको याद रखना है, हरण विवाह, सेवा विवाह, विनिमय विवाह और विधवा विवाह, ठीक है भाई। चलिए प्रश्न नंबर 15, पटेल या मुखादम। देखिए ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ाए थे उस समय तीनों को बताया था, तीनों को मोस्ट करवाया था। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है बार बार घूम के परीक्षा के अंदर आपके आता है और आपको इसको आंसर देना होता है भाई। तो पटेल या मुखादम किसे कहते हैं, देबारी किसे कहते हैं, कोतवार किसे कहते हैं, या उल्टा भी आ सकता है इनसे संबंध। देखिए कैसे आ सकता है, जैसे पटेल या मुखादम किसे कह सकते, या तो ऐसे आ सकता है। तो पटेल या मुखादम किसे कहते हैं, तो जो गांव का क्या होता है, मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम। अब आप ऐसे पूछ सकता है कि गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, पटेल या मुखादम। देबारी कौन होता है, गांव का जो पुरोहित होता है, पुजारी होता है, जो कि पूजा संबंधित कार्य करता है, तो वो देबारी होते हैं। कोतवार कौन होता है, जो गांव की सुरक्षा का ध्यान रखता है, चौकीदार होता है, गांव की ऐसे सुरक्षा संबंधित जिम्मेदारी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, कोतवार कहते हैं, चौकीदार होता है गांव का, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं, गांव के चौकीदार को क्या कहते हैं, कोतवार, गांव के पुजारी पुरोहित को क्या कहते हैं, देबारी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखेंगे। हो सकता है आपसे प्रश्न है उस प्रकार से उल्टा करके पूछे, तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये गाँव का क्या है, पटेल मुखिया है, ये कौन है, देबारी, ये गांव का पुजारी है, और ये कोतवार, ये कौन है, गांव का चौकीदार है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। गोंडी बोली किससे संबंधित है, तो गोंडी बोली द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। बताया था मैंने आपको, द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है। देखिए एक चीज़ आप इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट के अंदर नहीं पढ़ाया हो, ठीक है। अब होता क्या है कि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ क्लासेस ले लेते हैं, बीच में कोई सी क्लास अगर मिस हो जाती है, बाय द वे उनसे कोई क्लास मिस हो जाती है और उससे जो संबंधित प्रश्न है इसके अंदर सीरीज में आ जाता है, टेस्ट सीरीज में, तो आपको क्या लगता है कि सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं है। बाकी इनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको थ्योरिकल पार्ट में नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से है जो चैप्टर पढ़ाए हैं और उससे बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर नहीं आने वाला है। आप बढ़िया तरीके से उसको है जो हल करेंगे और जब आप परीक्षा के अंदर पेपर देखें तो आपको बहुत ही आनंद आने वाला। आपको सबसे पहले मेरी याद आने वाली कि सर ने हाँ इस प्रकार से मुझे वो प्रश्न है जो हल कराया था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार मैं तन्मयता से जुड़कर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मेरी मेहनत का उसी प्रकार से आनंद ले रहे होंगे और बड़े तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, विश्व की प्रमुख जनजातियों को। अब देखिए अब तक जो चल रहा था अपनी जो लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, सॉरी, अब जो चल रहा है अब आएंगे लघुतरात्मक। तो देखिए मैंने बताया था आपको इकाई फर्स्ट जो हम पढ़ रहे थे उसके अंदर 2 अति लघुतरात्मक, 2 अति लघुतरात्मक और 1 लघुतरात्मक प्रश्न, यानी कुल 4 अंक का ये हमारी इकाई थी बेटा, ठीक है। तो अति लघुतरात्मक हमने जान लिया। लघुतरात्मक की अगर हम बात करें तो अब लघुतरात्मक क्वेश्चन है जो हम हल करेंगे, ठीक है। तो लघुतरात्मक के अंदर प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि विश्व की प्रमुख जनजातियों का वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए विश्व की, अब प्रश्न पढ़ने में तो यूँ लग रहा है कि जैसे ये निबंधात्मक क्वेश्चन हो, आपके उसके ऊपर निबंध लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे इसके अंदर आपके है जो पूर्णांक भी दिए हुए होंगे, नंबर भी दिए होंगे, कितने नंबर का है तो 2 नंबर का है, ऐसा आएगा आगे परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो आपको आंसर भी उसी अनुसार देना है। अब इसमें आंसर की बात करें तो विश्व की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो मैंने आपको एस्किमो पढ़ा दी, बुश्मेन पढ़ा दी, भील पढ़ा दी, गोंड पढ़ा दी, सारे जनजातियों के बारे में बताना है, उनके निवास क्षेत्र के बारे में, समाज संस्कृति के बारे में, उनके रहन सहन, खान पीन, आखेट, वस्त्र हैं, आधुनिक संस्कृति, संपर्क, सबके बारे में बताया। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु आपको इस प्रकार से लिखने हैं, सभी जनजातियों का वर्गीकरण करना है ताकि ये 2 नंबर का जो आंसर आप उसको दे सके। इसके शब्द सीमा का ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखने लगो और आप इसको जो लघुतरात्मक का जो इसका आंसर है और उसको आप निबंधात्मक कर दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका आपसे अलग से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उसका अलग से कोई आंसर आपको अलग से आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाले, 2 नंबर का 2 ही नंबर आपको मिलेंगे। तो समय ख़राब नहीं करते हुए आपको सिर्फ है जो इतना ही आंसर देना है जितना कि वो आपसे पूछ रहा है, तो ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र। खूब बताया मैंने आपको, विश्व का मैप बाकायदा बोर्ड पे बना के मैंने आपको समझाया है। एस्किमो जनजाति, फिर भी एक बार दोहरान कर देता हूँ, एस्किमो जनजाति अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक निवास करती है। अब ये अलास्का में, ग्रीनलैंड में, उत्तरी साइबेरिया में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं एस्किमो, कहीं सेमोयड्स, याकू, चकची, तुंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताया था ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं, एस्किमो जनजाति की समाज व संस्कृति पर। देखिए अब इसमें मैंने दिया है कि एस्किमो जनजाति की समाज व संस्कृति। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको एस्किमो का ही पूछेगा, हो सकता है बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति पूछे, हो सकता है भील जनजाति की समाज व संस्कृति पूछे, हो सकता है गोंड जनजाति की समाज व संस्कृति पूछे। ये मैंने केवल एक प्रश्न का प्रारूप दिया है कि आप इस प्रकार से, ये प्रश्न है जो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, चारों जनजातियों की समाज व संस्कृति मैंने आपको लिखवा दी है, नोट करवा दी और बढ़िया तरीके से बताइए। तो आप इसको क्या करेंगे, उसको टॉपिक में जाके बड़े तरीके से उसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन लिखे भेजेंगे, उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। अब वही बात आ गई, अभी पहले एस्किमो जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा था, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, भील जनजाति का पूछ सकता है, गोंड जनजाति का पूछ सकता है। तो निवास क्षेत्र आप लोग मोस्ट है, सबको याद रखने हैं, सारे निवास क्षेत्र मोस्ट है भाई। तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया था, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। बुशमैन जनजाति कौन से महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ, 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवाना लैंड के कालारी मरुस्थल में निवास करती है। बताया था, याद आया क्या कुछ? अरे पढ़ते नहीं हो भाई, पढ़ते नहीं हो, याद आया क्या आप लोगों को? ठीक है, तो सही तरीके से नोट करना, याद करना। ऐसा नहीं हो कि फिर बाद में परीक्षा में देने जाओ और फिर वहाँ सोचते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न नंबर 23, बुशमैन जनजाति की समाज व संस्कृति। इसके बारे में अपन पहले अभी बात कर चुके हैं। अगला है एस्किमो जनजाति के वातावरण समायोजन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, वातावरण समायोजन क्या होता है कि देखिए जितनी भी जनजातियां हैं वो ऐसे प्रदेश में निवास करती है, मतलब अति ठंडे, अति आर्द्र, अति उष्ण, अति शीत, इस प्रकार के प्रदेशों में निवास करती है जहां अपने जैसे आम आदमी है जो आसानी से नहीं रह सकता, अपने जैसे लोग वहाँ नहीं रह सकते। ठीक है ना, इसीलिए ये अध्ययन का एक विषय कि वो अपने जैसे मानव है उसके बावजूद भी इतनी कठिन परिस्थितियों वाली जलवायु के अंदर ये किस प्रकार से समायोजन करते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर वो निवास करते हैं। तो ये देखने के लिए उसका अध्ययन किया जाता है। हम तो क्या अनुकूल जलवायु के अंदर निवास करते हैं तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जो जनजातियों का वातावरण समायोजन है तो वो मैंने आपको बता दिया, एस्किमो, बुशमैन, गोंड और भील सभी का वातावरण समायोजन बताया है। तो आप उस क्लास को देखिए, आपको बड़े तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 25, बुशमैन जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। सभी की आधुनिक संस्कृति से संपर्क मैंने आपको बताया है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, भील जनजाति का आधुनिक संस्कृति से संपर्क। चाहे एस्किमो, चाहे बुशमैन हो, चाहे भील हो, चाहे गोंड हो, मतलब समझिए मैंने आपको चारों जनजातियों के निवास क्षेत्र पढ़ाए हैं, चारों जनजातियों के समाज और संस्कृति पढ़ाई है, चारों जनजातियों के आधुनिक संस्कृति से संपर्क पढ़ाए हैं, चारों जनजातियों के वातावरण समायोजन पढ़ाया है, चारों जनजातियों के मतलब इनसे संबंधित जितने भी बिंदु थे मैंने आपको बड़े तरीके से डिटेल से है जो बताए हैं। ठीक है, अब जो कई विद्यार्थियों से कोई क्लास मिस हो जाती है तो उनके लिए संशय पैदा हो जाता है, या कोई जो नया विद्यार्थी चैनल पर नया आता है तो उसके लिए भी थोड़ी परेशानी होती है। तो मैं उनको सबसे पहले यही राय दूंगा कि सबसे पहले जितनी भी पुरानी क्लासें हो चुकी हैं उन क्लासों को आप देखिए, उनके नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, और फिर उसके बाद में जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है, इससे जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा कि जो आपको नहीं आता होगा अभी भी और परीक्षा में भी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आज का हमारा चैप्टर 2 से जो पार्ट 2 था। पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका है, मैं फिर बता रहा हूँ, आप उसको जाके देखेंगे, क्योंकि मैंने क्या किया पार्ट सेकंड के अंदर भी प्रश्नों का क्रम में 1 2 3 से ही लगाया है। ठीक है ना, और उसमें भी 1 2 3 से ही है, तो कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले देखिए यहाँ मैंने ऊपर बताया कि ये पार्ट 2 है बेटा, यहाँ ये पार्ट 2 है और पार्ट फर्स्ट है जो पहले हो चुका है, तो आपको उसको देखना है। चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, और अब कल से हम चलेंगे एक बहुत ही शानदार मज़ेदार नेक्स्ट चैप्टर की ओर, है विश्व की प्रमुख जो जनसंख्या वितरण है, घनत्व है, उसकी ओर आगे बढ़ेंगे और बढ़िया तरीके से उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।
और थोड़ा सा ध्यान देंगे। आज अभी आपने क्लास पूरी लेते ही सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, जितने भी अपने मित्र हैं, यार दोस्त हैं, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार है, कोई भी है, आप उसको ये वीडियो शेयर करेंगे और उसको भी जो ये कोरोना महामारी के कारण जो उसकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई में आपका एक सहयोग उनके लिए रहेगा, ताकि वो भी घर पे बैठ के कुछ भूगोल संबंधित विषय का जो तथ्य हैं उनको वो जान सके, समझ सके और जो उनका नुकसान हो रहा है उसकी कुछ हद तक भरपाई कर सके। और बड़े तरीके से इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके लिए भूगोल के साथ साथ राजनीति विज्ञान की क्लासें भी उपलब्ध करवाऊँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।